आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवेरियन सिस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनिकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट क्या है। फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूजुअली फ्लूइड से भरी हुई होती है, यानी लिक्विड सब्सटेंस से बड़ी होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये सॉलिड भी हो सकती है। यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि हम जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं कि उसमें हमें कमेंट में एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, सिस्ट, जिसको देखकर काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्ट एक कॉम्प्लिकेशन ही पैदा करे, ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्ट एक बड़ी बीमारी का रूप धारण करे। जब तक हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक ये भय मन में बना रहता है। आइए आज की वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिस्ट की जो होती है वो क्यों होती है। यूजुअली जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो फीमेल्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है, जिसको हम आम भाषा में हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ फीमेल हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ही ओवरीज में पैदा होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ओवेरियन सिस्ट यानी कि जो ओवरीज में बनने वाली सिस्ट है उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। इसमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हमारे शरीर में, एक फीमेल के शरीर में ओवरीज में छोटे छोटे से फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। हर फीमेल के शरीर में ओवरीज में छोटे छोटे से फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। पीरियड्स शुरू होने के बाद जब हार्मोनल चेंज होना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इन सभी हार्मोन्स में से इन सभी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, यानी कि 20 से 22 mm तक हो जाता है, तो फिर ये रप्चर होता है। इसमें मौजूद एग उसमें से रिलीज हो जाता है और फॉलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होकर फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर नॉर्मली हर फीमेल के शरीर में पाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये फॉलिकल LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद 20 mm, 22 mm या 23 mm पर रप्चर ना होकर उससे भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि यूजुअली ये 25 mm या 30 mm तक पहुंच जाता है। उस कंडीशन में ये फॉलिकुलर सिस्ट का रूप धारण कर लेता है और इस कंडीशन को हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। यूजुअली जैसे मैंने बताया, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये पेशेंट के शरीर में अनओव्यूलेशन की कंडीशंस की वजह से होता है, यानी कि जो सिस्ट बनी वो उसने अंडा रिलीज ना करके वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो गई। कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि ये सिस्ट 2 से 3 महीने में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, और यदि अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है कि ये फॉलिकुलर सिस्ट थी तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीने में ये सिस्ट अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो इस कंडीशन को फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फॉलिकुलर सिस्ट यदि कोई डोमिनेंट फॉलिकल बना रही है, यानी अंडा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, अंडा तैयार होने के बाद रिलीज हो गया है, फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, तो अब जो उसका बचा हुआ पार्ट है, यदि जिसकी जो फॉलिकल बना वो रिलीज हुआ, उसमें से एग निकल आया, तो बचा हुआ पार्ट जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, यूजुअली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन कई बार उसके अंदर फिर से फ्लूइड का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। जिस जगह से ओवम निकल के बाहर आया है वो जगह अपने आप बंद हो जाती है और फ्लूइड के बढ़ने की वजह से वो भी एक सिस्ट का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। फ्रेंड्स, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट में भी कोई घबराने की बात यूजुअली नहीं होती है। ये भी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप डिसॉल्व होती है। लेकिन इसको कैसे, दोनों में डिफरेंस ये देखा जाएगा कि यूजुअली अगर प्रेगनेंसी के साथ, क्योंकि अंडा निकल के आया, उसने फर्टिलाइजेशन हुआ और प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के साथ साथ ओवरी में कोई सिस्ट भी देखने को मिलती है तो यूजुअली ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है, जो कि 2 से 3 महीने के अंदर अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है और पेशेंट की प्रेगनेंसी नॉर्मल कंटिन्यू होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है।
इसके साथ साथ ही कई बार हमें ये देखने को मिलता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट में फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होती है कि इसे चॉकलेट सिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यूजुअली चॉकलेट कलर की होती है। एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है, जिसके ब्रेक होने की वजह से पेंसुरल ब्लीडिंग होती है, वही एंडोमेट्रियम, वही पार्ट यूट्रस से निकलकर एबनॉर्मली कभी कभी फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरीज में जाके चिपक जाता है। अब जब मंथली साइकिल्स का टाइम आता है, यूट्रस में या यूजुअली ब्लीडिंग होती है, तो वो जहाँ टिश्यू चिपका है बच्चेदानी का, वो भी धीरे धीरे ब्लीड करना शुरू हो जाता है। उसकी ब्लीडिंग भी एक जगह कलेक्ट होती है, कलेक्ट होने के बाद वो भी एक सिस्ट का रूप ले लेती है, जो कि यूजुअली चॉकलेट कलर की होती है, और ये इसको हम चॉकलेट सिस्ट कहती हैं। चॉकलेट सिस्ट जो हमने ऊपर जो दो सिस्ट कॉर्पस ल्यूटियन सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट डिस्कस की हैं, उनके कंपैरेटिवली थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। तो यदि इस तरह की कंडीशन हमारे अल्ट्रासाउंड में ये टर्मिनोलॉजी होती है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये किस कारण से ऐसा हो सकता है, ये सिस्ट क्यों बनती है। यूजुअली ये सिस्ट जो बनती हैं, यदि कोई इनफर्टाइल कपल किसी पेशेंट डॉक्टर के पास फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो डॉक्टर्स उसको ओव्यूलेशन के लिए यानी अंडा बनने के लिए कुछ ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें यूजुअली लेट्राजोल या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर कुछ इंजेक्शंस, LH और FSH के कॉम्बिनेशन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। इस तरह के मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि इन मेडिकेशंस का ओवर यूज़ किया जाए या फिर सही तरीके से सही डोज ना दी जाए, तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो ओवर स्टिमुलेटेड होकर सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं, और ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ओवरी में ओवेरियन न्यूप्लाज्म या ओवेरियन ट्यूमर की भी कंडीशन, कभी कभी टर्म हमें अपने अल्ट्रासाउंड में या फिर डॉक्टर्स इसका नाम लेते हैं। तो ये कंडीशंस यूजुअली सॉलिड सिस्ट के बारे में होती है, और ये किसी भी स्टेज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मेनोपॉज के बाद ओवेरियन न्यूप्लाज्म या ओवेरियन ट्यूमर की कंडीशन ज़्यादातर प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज में देखने को मिलती है, और कभी कभी रिप्रोडक्टिव एज में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, उसमें और सिंपल ओवेरियन सिस्ट में क्या डिफरेंस है। जिस तरह फ्रेंड्स हमने अपनी वीडियो के शुरू में डिस्कस किया कि ओवेरियन सिस्ट हमेशा फीमेल हार्मोन यानी LH और FSH के डिस्टर्बेंस होने की वजह से बनती हैं, वहीं पर हमारी ओवरीज स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन भी रिलीज करती है, जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं। यदि यही मेल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ LH और FSH भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये तीनों हार्मोन मिलकर जो हमारी ओवरीज में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, उन सभी को धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। यूजुअली हमने बताया कि एक फॉलिकल डेवलप होता है, लेकिन PCOD में जितने भी फॉलिकल्स मौजूद हैं वो सभी धीरे धीरे ग्रो होने का शुरू करते हैं, और वो मिलकर पॉलीसिस्टिक, पॉली मीन्स होता है एक से ज़्यादा, यानी कि पॉलीसिस्टिक एक से ज़्यादा सिस्ट डेवलप बनना शुरू कर देती हैं, और इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है। इस डिजीज़ के फलस्वरूप बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं, जैसे कि चिन पे या बॉडी पे अननेचुरल हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइकिल्स अनएवल्यूटरी हो जाती हैं, अंडा शरीर में नहीं बनता है, पीरियड्स कम आता है, या फिर 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पे आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जब इसके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ होते हैं, तो इसको फिर मिलके हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लिए ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग, आप लोग कहेंगे तो एक अलग से टॉपिक ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये आजकल सभी एज ग्रुप में राइट फ्रॉम 14, 15, 16 ईयर्स की गर्ल्स से लेकर 40 ईयर्स तक की महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये हुआ दोनों में डिफरेंस। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ओवेरियन सिस्ट के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। यूजुअली तो ये सिम्टम लेस होती है। यदि हमने किसी भी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराया या किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी पेशेंट को अपने लोअर एब्डोमेन में एक प्रेशर सा फील होता है, क्योंकि ये जब साइज़ में बड़ी होने लगती है तो प्रेशर सा फील होता है कि जैसे कुछ भारीपन है। कुछ पेशेंट्स को अपने एब्डोमेन में ब्लोटिंग फील होती है, और कुछ लोगों को इसमें पेन भी
फील होता है। ये फेन शार्प भी हो सकता है और डल भी हो सकता है। शार्प ये तभी होगा जब ये अपना सीवियर रूप धारण कर लेती हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, तो फिर ये एक चिंताजनक स्थिति बन सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को चक्कर आना, वीकनेस, हमेशा पेन बने रहना, फेंट की जैसे बेहोशी की फीलिंग आना, या फिर कभी कभी सांस फूलने की कंडीशन भी बिग साइज ऑफ सिस्ट में महसूस हो सकती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले जैसा हमने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो कि डिफरेंट तरह की ड्रग्स लेने की वजह से, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, जंक से ज़्यादा खाने की वजह से, या प्रॉपर अपनी हेल्दी रूटीन ओबे ना करने की वजह से ये हो सकता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी ये सिस्ट बन सकती है, और सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं। यूजुअली यदि ओवेरियन सिस्ट 2, 3 या 4 सेंटीमीटर तक की डिटेक्ट हुई हैं, तो इनको हम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल बताकर पेशेंट को कुछ हार्मोनल कॉम्बिनेशन पिल्स के द्वारा से इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में अपने आप ही डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात पॉइंट नोट करने की है, यदि इसका साइज 5, 6 या 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिटेक्ट होता है, तो फिर ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इस कंडीशन में ये सिस्ट फट भी सकती है या फिर ट्विस्ट और टॉर्जन हो सकती है, जिससे पेशेंट को इतना सीवियर पेन हो सकता है कि जिससे वो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए यूजुअली इस तरह की कंडीशंस में हम पेशेंट को ऑपरेट कराने की, यानी कि सिस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं, उसकी एडवाइस करते हैं। तो इस कंडीशन को माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि एक पेशेंट की यदि सिस्ट डिटेक्ट होती है तो उसका साइज़ कितना है, क्योंकि रप्चर होने की स्थिति में ये काफ़ी जानलेवा भी हो सकती है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत भी इसमें पड़ सकती है। इसकी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस में जब पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स लेकर हमारी क्लिनिक में आता है, तो हम पेशेंट को एक अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं, जिसमें ईजिली डिटेक्ट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लैप्रोस्कोपी के थ्रू, यानी कि एक स्लिम इंस्ट्रूमेंट हम बेली में इंसर्ट करने के बाद कैमरे से विजुअलाइज करते हैं कि अंदर क्या क्या स्थिति चल रही है। जैसे यूजुअली इनफर्टाइल कपल्स में हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं, उसमें भी ये डिटेक्ट हो सकती है, और कुछ कंडीशंस में ये सीटी स्कैन्स वगैरह में भी इसके इजीली पता लगाया जा सकता है, जो कि हम यूजुअली ट्यूमर के केस में कराते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि किसी पेशेंट को ओवेरियन ट्यूमर नाम की चीज़ डिटेक्ट होती है, तो फिर उसमें CA-125 नाम का एक ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। ये एक ब्लड के थ्रू होता है, और इसमें हम कैंसर एंटीजन का पता लगाते हैं। कैंसर एंटीजन 125 का पता लगाते हैं कि कहीं ये सिस्ट या ट्यूमर जो ओवरी में हुआ है ये चिंताजनक कैंसर का रूप तो नहीं है। बाकी अब मैं अपनी तरफ से अपने व्यूवर्स को ये टिप देना ज़रूर चाहूँगी कि यदि कभी भी आपको सिस्ट की कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोस्ड होती है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, उसके साइज़ का ध्यान दें। यदि डॉक्टर्स आपको कंबाइंड पिल प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उसको राइट टाइम पे रेगुलर बेसिस पे लें, क्योंकि इरेगुलर लेने से इसके ट्रीटमेंट में बाधा आती है। और यदि डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि आपको इस सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए, ऑपरेट करा लेना चाहिए, तो फिर उसका डिसीजन एज सून एज पॉसिबल लें, ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस आपकी लाइफ में ना आए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऊपर दिए हुए आई बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी और वीडियोस का आपको लिंक मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।